अच्छा जी। हम कल पढ़ रहे थे कि क्या मैंने आपसे कहा था उसको पढ़ के आइएगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट फाइनेंस। पढ़ा है किसी ने? अच्छा, क्या डिसएडवांटेजेस हैं जी कंपनी को? पहला पॉइंट ये है कि कंपनी अगर डेट फाइनेंस लेना चाह रही है तो कंपनी को बदले में कोई ना कोई एसेट क्या रखवाना पड़ता है, गिरवी रखवाना पड़ता है। सिक्योरिटी को कोलेटरल भी कहते हैं। देयर मस्ट बी सम एसेट एज कोलेटरल। ठीक है, तो कंपनी को कोई एसेट गिरवी रखवाना पड़ता है, जिसकी वजह से होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता सारे एसेट ही गिरवी हो जाते हैं। जब किसी कंपनी के सारे नहीं या मेजोरिटी ऑफ द एसेट्स गिरवी हो जाएंगे तो उसके पास फर्दर डेट लेने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं बोरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी भी कंपनी के पास अनलिमिटेड एसेट्स, कंपनी हैज लिमिटेड एसेट्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स आर सर्विंग एज कोलेटरल, तो आपके पास लिमिटेड एसेट्स बचेंगे फॉर फ्यूचर बोरिंग्स। समझ आ रही है? तो अगर हम कह रहे थे ना कि डेट लेने के कंपनी की मैनेजमेंट जब चाहे डेट ले सकती है, तो ये उसी पॉइंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि नहीं जनाब, कंपनी के वक्त कंपनी को एक वक्त में लिमिटेशन फेस करनी पड़ती है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द एसेट्स। कंपनी के पास अनलिमिटेड एसेट्स गिरवी रखवाने को नहीं होते। अच्छा, आगे चलते मैं बता रहा हूँ सर हर डेट ही सिक्योर्ड होता है, ये जरूरी नहीं होता। कुछ सिक्योर्ड होते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड होते हैं। लेकिन कंपनी के पास अगर कोई चीज गिरवी रखवाने को हो तो सिक्योर डेट की तरफ कंपनी जाती है, क्योंकि सिक्योर डेट पे कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम ऑफर करना पड़ता है। अनसिक्योर डेट पे रिस्क ज्यादा होता है इन्वेस्टर का, तो वो कंपनी से ज्यादा रिटर्न, सारी गेम ही रिस्क की असल में। अनसिक्योर्ड में इन्वेस्टर का रिस्क ज्यादा है तो वो ज्यादा रिटर्न मांगेगा, जो कि डेफिनेटली कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाएगी। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, मैं टिक करता जा रहा हूँ जो बात, वो कहता है जिन सालों में कंपनी के लॉसेस हो उन सालों में भी कंपनी को मजबूरन क्या देना पड़ता है, कंपनी की जान नहीं छूटती, तो उन सालों में जो इंटरेस्ट है लोन का वो कंपनी के लिए एक बर्डन बन जाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट ना करें तो कंपनी के जो क्रेडिटर हैं, जो डेट इन्वेस्टर हैं, वो लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं, जिससे कंपनी की रेप्यूटेशन इफेक्ट होगी। कंपनी का मार्केट में जो इमेज है वो थोड़ा डिस्ट्रॉय होगा, डैमेज होगा। समझ आ रही है? ऑल्दो लिक्विडेटर बाद में कहते हैं नहीं जी ये पेमेंट हो जाएगी, इस तरह पेमेंट हो जाएगी, रिस्केड्यूल कर दे डेट को। तो लिक्विडेटर का पॉइंट होना ही कंपनी के लिए इमेज प्रॉब्लम है। देन लिक्विडेशन के वक्त कंपनी को सबसे पहले किनको पैसे वापस करने पड़ते हैं? इसका मतलब है इन ये लोग क्रेडिटर हायरार्की में पहले होते हैं, तो इनको पैसे वापस करना कंपनी के लिए डिसएडवांटेज क्यों है? क्योंकि जो कंपनी के ओरिजिनल इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर, उनके लिए पैसे कई दफा नहीं बचते। अगला पॉइंट, फ्यूचर बोरिंग कैपेसिटी कंपनी की कम हो जाती है। अभी बता कर आया हूं क्या होती है फ्यूचर बोरिंग कैपेसिटी। एसर्स गिरवी रखवा के कर्जा ले सकना। तो किसी कंपनी के मेजोरिटी ऑफ द एसेट्स अगर पहले ही गिरवी हैं तो कंपनी और डेट नहीं ले सकती, तो एग्जिस्टिंग डेट्स फ्यूचर डेट्स के ऊपर एक लिमिटेशन ले आते हैं। उसके बाद जब कंपनी डेट लेती है तो कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाती है। गेयरिंग किसे कहते हैं? डेट इक्विटी रेशियो को, जिससे शेयर होल्डर को भी रिस्क फील होता है। तो ओवरऑल कंपनी की रिस्क प्रोफाइल या लेवल ऑफ द रिस्क इन अ कंपनी वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। शेयर होल्डर का रिस्क जब बढ़ता है तो वो अपना बीटा बीटा बढ़ता है तो वो अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये कहना ये चाह रहा है कि डेट की वजह से इक्विटी की कॉस्ट पे भी इंपैक्ट आता है। गेयरिंग बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है, शेयर होल्डर अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद वो कहता है डेट की रियल कॉस्ट जो है
वो अदर सोर्सेज के मुकाबले में ज्यादा है। रियल कॉस्ट ज्यादा होने का मतलब कंपनी कैन डिफॉल्ट, कंपनी कैन, इक्विटी में कभी आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन डेट के केस में डिफॉल्ट का चांस है। तो वो जो हम कह रहे थे कि डेट सस्ता पैसा है, वो कई लोग कहते हैं वो सस्ता नहीं है भाई, वो आपका बिजनेस बंद करा देता है। तो ये पैसा, ऐसा सस्ता पैसा क्या लेना जो आपकी कंपनी के सर्वाइवल को ही किस पे ले जाए, रिस्क पे ले जाए। ठीक है, हमने कहा था ना डेट सस्ता क्यों है। पहले सस्ता होने की वजह यह है कि वो जो इन्वेस्टर है उनके पैसे सिक्योर्ड होते हैं, तो वो कम रिटर्न मान जाते हैं। दूसरी बात, हम जो इंटरेस्ट दे रहे होते हैं उसकी वजह से इदारे की टैक्स लाइबिलिटी, तो ये दो वजूहात की वजह से। लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ऐसा सस्ता डेट जो आपका बिजनेस ही बंद करा दे, एक्चुअली वो फिर रियलिटी में सस्ता नहीं है, रियलिटी में इट इज एक्सपेंसिव, पूरा बिजनेस ही बंद हो जाए जिसकी वजह से। उसके अलावा डेट इन्वेस्टर को क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान आता है। पहला फायदा है उसकी इनकम फिक्स होती है, उसकी इनकम, जिससे उसका रिस्क कम होता है वेरिएबल इनकम के मुकाबले में। उसके अलावा अगर कंपनी इंटरेस्ट पे ना कर सके तो वो लिक्विडेटर को अपॉइंट करके अपनी पेमेंट को सिक्योर कर सकते हैं, प्रिंसिपल को भी और इंटरेस्ट पेमेंट को भी। ठीक है, ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी है, लिक्विडेटर का थ्रेट, कि अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो हम लिक्विडेटर अपॉइंट करके रिकवर कर लेंगे, करवा के। नेक्स्ट कहता है डेट इसलिए भी अट्रैक्टिव होता है क्योंकि कंपनी कोई ना कोई एसेट अपना गिरवी रखवा देती है। कंपनी की वाइंडिंग अप, वही उसके उल्ट लिखे हुए हैं। कंपनी जब वाइंड अप होती है तो डेट इन्वेस्टर का जो रैंक है वो इक्विटी इन्वेस्टर से ऊपर है। तो ये सारी बातें सिक्योरिटी की तरफ जा रही हैं। एक्चुअली डेट इन्वेस्टर को इनकम की सिक्योरिटी भी होती है और प्रिंसिपल अमाउंट की सिक्योरिटी भी होती है, बस ये क्रक्स है इसका। नुकसान क्या होता है डेट इन्वेस्टर को, कंपनी पैसा लेने के बाद जैसे जैसे ग्रो करती है, एक्सपैंड करती है, उस एक्सपेंशन की वजह से उनकी इनकम में एक्सपेंशन वो कांस्टेंट रहनी है, ये नुकसान है। उसके बाद वोटिंग राइट कोई नहीं है डेट इन्वेस्टर के पास। हाई प्रॉफिट्स भी कमा रही हो तो कंपनी के केस में इन्वेस्टर को फिक्स इंटरेस्ट ही मिलना है। उसके बाद वो कहता है अगर डेट कौन सा हो तो सिक्योर्ड के मुकाबले में रिस्क फिर भी ज्यादा होता है। इक्विटी से कम रिस्क है लेकिन सिक्योर डेट के मुकाबले में ज्यादा रिस्क है। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि एक होते हैं सिक्योर डेट्स, उसके बाद कौन से डेट्स होते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, फिर ऑर्डिनरी की बारी आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है अनसिक्योर्ड डेट्स का रिस्क एज कंपेयर टू सिक्योर्ड डेट तो ज्यादा है ना। तो उसने बात इसकी की है, इनकी नहीं की, इसकी भी नहीं की। उसने कहा अगर डेट अनसिक्योर्ड हो तो वो इन्वेस्टर का फिर भी रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू सिक्योर डेट। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो डेफिनेटली आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ जी, वो एक किस्म के वही है, जो कंपनी का डिसएडवांटेज है वो इन्वेस्टर का एडवांटेज इनडायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे भी आप कर सकते हैं याद। आगे चले, आज हमने क्या बात करनी है। हमने ये कल कहा था कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, डेट फाइनेंस क्या होता है, उसकी फीचर्स, उसके बाद डेट के क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। आज हमने डेट की टाइप्स पढ़नी है। तो डेट की टाइप में दो तरह के मेन डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स और दूसरे कौन से हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स की मेच्योरिटी बियॉन्ड 1 ईयर होती है और शॉर्ट टर्म डेट्स की मेच्योरिटी विद इन 1 ईयर। तो लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास दो तरह के डेट्स हैं, बैंक लोन और दूसरे कौन से, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। ठीक है, तो हमने आज ये लॉन्ग टर्म डेट में दो चीजें पढ़नी है मेन, बॉन्ड्स और बैंक लोन। हमारा आज का मेन टॉपिक, ज्यादा डिस्कशन ही है। हाँ, तो आ जाते हैं जरा, ये आपके पास शायद नोट्स हो, आप ये नोट्स पे ओपन कर लें। लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है और लॉन्ग टर्म डेट में लोन नोट्स है ये। अगर आप नीचे आएंगे ये देखिए नंबरिंग की हुई है। लॉन्ग टर्म डेट्स में दो डेट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, एक लोन नोट्स और दूसरा बैंक लोन्स। बैंक लोन शॉर्ट टर्म भी होता है बेटा, लोन नोट्स और दूसरा क्या है, बैंक लोन।
ये कहाँ पे है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में है ये सारा कहां से उठा रहा हूं मैं, मिल गया ये पेज, मिला है सबको नोट्स में? ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में है, जो भी पे क्या बनता है पेज नंबर 82, अच्छा 80 पेज पे चले। लोन नोट्स क्या होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, लोन इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू करती है, और लोन किससे लेती है, फ्रॉम जनरल पब्लिक। किससे लोन लेती है, फ्रॉम, तो वो कहता है लोन नोट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी इशू करती है, और ये कंपनी की तरफ से रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट कहते हैं कंपनी की तरफ से रिटर्न एक्सेप्टेंस है कि वाकई हमने आपसे लोन लिया, सबूत के तौर पे हमने आपसे लोन लिया, ये बदले में कागज का टुकड़ा रख लें जो इस चीज का एविडेंस है कि वाकई कंपनी ये एक्सेप्ट कर रही है कि हमने आपसे लोन लिया है। और वो कहता है इसके बदले में कंपनी उनको क्या पे करती है, इंटरेस्ट पेमेंट, और बाद में ड्यू डेट अगर हो तो रिडम्पशन। तो कंपनी है, इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी इनसे पैसे लेती है एज अ लोन, और बदले में इन्हें क्या इशू करती है, लोन सर्टिफिकेट्स, जो इस चीज का रिटर्न एविडेंस होता है कि कंपनी ने इनसे लोन लिया हुआ है, और इसके ऊपर कंपनी उनको क्या पे करती है, और बाद में जब ड्यू डेट आती है तो असल प्रिंसिपल भी रीपे हो जाता है, ऐसे ही है। तो ये सिचुएशन है। आगे वो क्या कहता है, कहता है इसमें क्या फीचर्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो उसने ये बताया कि आजकल की मार्केट में ये सारी टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हो रही हैं। लोन नोट्स को बॉन्ड्स भी कहते हैं, लोन नोट्स को लोन स्टॉक भी कहते हैं, लोन नोट्स को डिबेंचर्स भी कहते हैं, और पाकिस्तान में लोन नोट्स को टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले इनके कई नाम हैं, थोड़ा बहुत इनमें लीगली डिफरेंस है, लेकिन हम बोलते हुए इनमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। समझ आ रही है, लोन नोट्स, डिबेंचर, टीएफसीज, बॉन्ड्स या लोन स्टॉक हमारे लिए सब एक ही है, ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो कंपनी पब्लिक को इशू करके पब्लिक से लोन लेती है। अच्छा, उसके बाद जो इनमें फर्क है वो कहता है, आल्दो ये सेम समझ जाते हैं, लेकिन इनमें जो फर्क है वो ये बात ध्यान में रखें कि अगर तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट सिक्योर्ड हो, अगर ये डेट इंस्ट्रूमेंट क्या हो, या दूसरे क्या हो सकते हैं, अगर तो ये अनसिक्योर्ड है तो इसको डिबेंचर या टीएफसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, डिबेंचर्स या टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। अगर ये सिक्योर्ड हो तो फिर इनका टाइम देखा जाता है, अगर ये 5 साल से कम है इनका ड्यूरेशन, लेस देन 5 इयर्स है, तो इन्हें लोन नोट्स कहा जाता है। और अगर 5 साल से ज्यादा और 20 साल तक है तो इन्हीं डिबेंचर्स को क्या कहा जाता है, बॉन्ड्स। तो एक्चुअली इनमें फर्क है थोड़ा बहुत, यानी लोन नोट्स सिक्योर्ड होते हैं लेकिन इनका टाइम पीरियड क्या होता है, लेस देन 5 ईयर। जो बॉन्ड्स हैं वो ऐसे लोन नोट्स होते हैं जिनका टाइम पीरियड 5 साल से ज्यादा, 5 से 20 साल के दरमियान होता है, और ये सिक्योर्ड होते हैं। अगर अनसिक्योर्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं, यानी ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो अनसिक्योर्ड हैं वो डिबेंचर कहलाएंगे, जो सिक्योर्ड है उनका टाइम देखा जाता है, 5 साल से कम हो तो लोन नोट्स, 5 साल से ज्यादा हो तो क्या कहलाते हैं, बॉन्ड्स। तो ये फर्क है थोड़ा सा, लेकिन हम बोलते हुए कोई डिफरेंस क्रिएट, अब वो आपको पेपर में एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि अगर 5 साल से ज्यादा हो तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं। ऐसे डिबेंचर्स, ऐसे लोन नोट्स जिनका टाइम ड्यूरेशन 5 साल से ज्यादा और 20 साल तक हो, लॉन्ग टर्म हो, उनको बॉन्ड्स कहा जाता है। ये लिखा हुआ है, यहां से बना रहा हूँ ये डायग्राम, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, ये आई आपकी किताब में से सब कुछ लिया हुआ है। आगे चले, वो कहता है इन तमाम बॉन्ड्स की, चाहे बॉन्ड्स हो डिबेंचर हो, इनकी कोई ना कोई पार वैल्यू होती है। इनकी क्या होती है, और पाकिस्तान में वो पार वैल्यू एक डिबेंचर की कितनी काउंट होती है, 100 रुपीज। ठीक है, पेपर में ना दियो तो आपने 100 काउंट करनी है। उसके बाद जो इस पे इंटरेस्ट होता है वो हर साल के एंड पे किया जाता है या नॉर्मली 6 माह बाद दिया जाता है।
इंटरेस्ट साल बाद दिया जाता है, ये कब दिया जाता है? 6 माह बाद। और ये इंटरेस्ट पार वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट हमेशा किस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है? यानी अगर मैं आपसे कहूं 10% डिबेंचर्स, क्या कह दूं? 10% डिबेंचर्स कह दूं तो बेटा पार वैल्यू 100 रुपए है। 100 रुपए का 10% करेंगे तो 10 रुपीज पर डिबेंचर इंटरेस्ट है जो कंपनी ने पे करना है। एक डिबेंचर पे कंपनी को जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाँ जी ठीक है, समझ आती है। और ये जो इंटरेस्ट होता है ना, इसको इंटरेस्ट नहीं कहते, इसको कूपन कहते हैं असल में, लफ्ज COUPON, कूपन रेट। अगर 5% का इंटरेस्ट है तो उसको इंटरेस्ट रेट नहीं कहेंगे डिबेंचर पे, उसको कहेंगे 5% कूपन रेट। और ये जिस दिन डिबेंचर इशू होता है उस दिन फिक्स कर दिया जाता है, ये दोबारा चेंज नहीं होता। कूपन रेट विल रिमेन फिक्स। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड कूपन रेट? बोथ आर सेम। कूपन रेट फिक्स इंटरेस्ट रेट को ही कहते हैं। तो डिबेंचर के ऊपर, आम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको इंटरेस्ट ही कहते हैं। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको इंटरेस्ट रेट नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? कूपन रेट, जो कि 5% जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये दिया है। वो कहता है कूपन रेट जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, लेकिन बास कंट्रीज में डिबेंचर फ्लोटिंग रेट वाले भी हो सकते हैं। जी जी हाँ, चारों से मुराद चाहे लोन स्टॉक है, चाहे डिबेंचर है, चाहे TFC है, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कूपन रेट ही कहेंगे। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, एक बच्चे ने पूछा अगर बॉन्ड प्रीमियम पे इशू होगा तब भी पार वैल्यू पे इंटरेस्ट है? जी, इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे होता है, चाहे वो पार पे इशू हो, चाहे वो प्रीमियम पे इशू हो, चाहे डिस्काउंट पे इशू हो। बॉन्ड जिस मर्जी प्राइस पे इशू हो, इंटरेस्ट हमेशा किस पे होता है? अकाउंटिंग का भी असूल है, हमारे सब्जेक्ट का भी असूल है। जी, जो कूपन रेट है वो फिक्स भी हो सकता है और बाज ममालिक में या बाज हालात में वो क्या हो सकता है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग रेट का इंटरेस्ट जो होता है उसको काइबोर के नाम से लिखा जाता है। काइबोर प्लस 2%, काइबोर प्लस 3%, ये याद रखिएगा। फिक्स भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी, लेकिन ज्यादातर जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट होता है वो नॉर्मली क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स कैसे लिखा जाता है? 5% पर एनम। काइबोर के ऊपर बेस नहीं करता। जो फ्लोटिंग होता है वो इस तरह लिखा जाता है, काइबोर प्लस 2%, काइबोर प्लस 3%। काइबोर बैंक्स का आपस में इंटर बैंक ऑफर रेट है और ये काइबोर इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई की वजह से चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें। अगर रिडीमेबल लोन नोट्स हो तो उनकी रिडम्शन होगी ड्यू डेट पर। रिडम्शन पार पे भी हो सकती है और रिडम्शन किस पे हो सकती है? प्रीमियम भी। पार पे रिडम्शन का मतलब 100 रुपए के डिबेंचर पर कंपनी 100 रुपए ही वापस करेगी, और प्रीमियम पे रिडम्शन का मतलब क्या होता है? 100 के डिबेंचर पर कंपनी 110, 120 जो वो कह दे कंपनी वो वापस करेगी। आगे वो कहता है ये जो लोन नोट्स या बॉन्ड्स है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल शेयर्स की तरह खरीदे और बेचे जा सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यहां लिखा होगा शायद। कहता है दीज लोन नोट्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड ऑन द कैपिटल मार्केट, भी स्टॉक एक्सचेंज को ही कहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के 2-3 नाम है, स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं और कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। एक ही चीज के 3 नाम है, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल। कैपिटल मार्केट का वैसे सही मतलब होता है कोई भी ऐसी मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीदो फरोख्त हो। कौन सी सिक्योरिटीज? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जहां पे खरीदो फरोख्त हो उसको मनी मार्केट कहते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग कैपिटल मार्केट का मतलब ऐसी प्लेस है जहां पे लॉन्ग टर्म शेयर्स और बॉन्ड लॉन्ग टर्म है, तो वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की खरीदो फरोख्त हो। तो कैपिटल मार्केट की मेन मिसाल स्टॉक एक्सचेंज है। वो कहते हैं कैपिटल मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। आगे, यहां नई सिक्योरिटीज इशू नहीं होती बल्कि पुरानी सिक्योरिटीज की खरीदो फरोख्त होती है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो बॉन्ड या लोन नोट्स हैं वो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या है? कंपनी वापस नहीं लेगी वक्त से पहले। अगर कंपनी ने डिबेंचर आपको इशू किए ना 5 साल के लिए, तो 5 साल पहले का से पहले कंपनी ने पैसे वापस आपको पैसों की जरूरत है तो आप वो जो डिबेंचर है वो ओपन मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उसको क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, जो उस वक्त मार्केट प्राइस है। बॉन्ड की मार्केट प्राइस पार वैल्यू से कम भी हो सकती है, पार वैल्यू से
और इक्वल टू पार भी हो सकती है। ये कोई कैद नहीं है कि अगर पार वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू भी ऑलवेज 100 रुपए होगी। आगे चले, नेक्स्ट कहते हैं जी जो मार्केट वैल्यू है वो पार वैल्यू से क्या हो सकती है, डिफरेंट। वो बात जो आगे आनी होती है वो मैं पहले बता देता हूँ कि जब पढ़े तो मसला ना हो। तो पार वैल्यू से ज्यादा होगी मार्केट वैल्यू तो उसे कहेंगे बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम या डिबेंचर इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। और अगर पार से नीचे बिक रहा है, 100 का बॉन्ड होता है 100 रुपए का, तो अगर 90 95 98 पे बिक रहा है तो हम कहेंगे बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। तो उसकी मार्केट प्राइस 100 से ऊपर और नीचे दोनों पॉसिबिलिटीज है। और वो कहता है ये जो मार्केट वैल्यू है ये चेंज क्यों होती है, क्योंकि मार्केट में डिमांड सप्लाई की फोर्सेस हैं। मार्केट फोर्सेस का मतलब कौन सी फोर्स है, डिमांड सप्लाई। और मुस्तकबिल में इंटरेस्ट रेट आने बढ़ने की उम्मीद है काइबोर की, या काइबोर गिरने की उम्मीद है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वो कहता है लोन नोट्स जो हैं वो फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज के हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं, फिक्स चार्ज और, ये लिखा था ना मैंने ऊपर, लोन नोट सिक्योर्ड होते हैं। तो अब जब ये सिक्योर्ड होंगे तो इनकी सिक्योरिटी जो होगी या फिक्स चार्ज के अगेंस्ट होगा या फ्लोटिंग। क्या होता है फिक्स और फ्लोटिंग, किसी को पता हो फिक्स चार्ज क्या होता है और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? जी भाईजान। ओ तेरी खैर हो जाए, फिक्स चार्ज किसे कहते हैं? लॉ नहीं पढ़ा आपने, कॉर्पोरेट लॉ नहीं पढ़ा हुआ, बिजनेस लॉ कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा है, सारा पढ़ा है। फिक्स चार्ज क्या होता है जी, किसी को पता हो जवानों में से इधर से? फ्लोटिंग चार्ज। और फिक्स चार्ज जो होता है वो किसी स्पेसिफिक एसेट पे होगा। ये नहीं है कि प्लांट है तो कोई भी प्लांट नहीं, लैंड है तो कोई भी लैंड, ऐसे नहीं है। इमूवेबल में भी स्पेसिफिक इमूवेबल। मसले में कह दूं मैंने ये प्लांट गिरवी रखवाया आपको तो फिर वही प्लांट, सिर्फ कोई और प्लांट नहीं। फिक्स का मतलब है स्पेसिफिक, समझ आ रही है, स्पेसिफिक फिक्स एसेट। फ्लोटिंग चार्ज किसी भी एसेट पे हो सकता है और उसका फिक्स होना जरूरी नहीं है। तो फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, वो कहते हैं जी फिक्स चार्ज स्पेसिफिक एसेट पे होता है, लैंड बिल्डिंग, ज्यादातर वो फिक्स एसेट ही होते हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमें जो, हम जो बताते हैं वो, पता नहीं आप लोगों ने क्या पढ़ा है, लेकिन हम जो बताते हैं वो ये है कि फिक्स चार्ज ऑन द स्पेसिफिक एसेट है, विदाउट परमिशन आप उसको बेच नहीं सकते। फ्लोटिंग चार्ज जिस एसेट पे होता है वो विदाउट परमिशन आप, जिससे जो, जिसे आपने कर्जा लिया ना उसकी इजाजत के बगैर भी उसको ओपन मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो मिसाल आपको टीचर इन्वेंट्री की देते हैं, लेकिन इसको कभी ये नहीं कहते होते कि करंट एसेट्स पे हो तो फ्लोटिंग है, फिक्स एसेट्स पे हो तो फिक्स है। एक्चुअली फर्क है स्पेसिफिक और जर्नल। अगर किसी स्पेसिफिक एसेट को आप गिरवी रखवा रहे हैं तो दैट यू आर क्रिएटिंग फिक्स चार्ज, और वो विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पार्टी आप उसको बेच नहीं सकते जिससे आपने लोन लिया है। आगे चलें, यानी ये क्लास ऑफ एसेट्स पे होता है, इन्वेंट्री रिसीवेबल्स वगैरह पे, इवन मशीनरी पे भी हो सकता है। ये देखो लिखा हुआ, फ्लोटिंग चार्ज मशीनरी पे भी हो सकता है। मसलन हम कहते हैं जी हमारे ये 4 एसेट्स हैं, ये चार एसेट्स हमने आपके पास गिरवी रखवा दी है। अब इनमें से जो भी हम बेचना चाहें हम बेच सकते हैं, इजाजत है, लेकिन ये चारों में से कोई ना कोई एसेट जरूर अवेलेबल होगा, सारे नहीं बेचेंगे हम। इसको कहते हैं फ्लोटिंग। मैन यू आर सिक्योरिंग अ क्लास ऑफ एसेट, कोई स्पेसिफिक एक एसेट नहीं दे रहे। ठीक है, समझ आ गई है? नेक्स्ट आ जाए, जब कंपनी डिफॉल्ट करती है तो फ्लोटिंग चार्ज भी फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लोटिंग चार्ज भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिक्स में। ठीक है, किसी स्पेसिफिक एसेट पर। तो ऐसा होता है कई दफा कि अगर फ्लोटिंग चार्ज था और आप डिफॉल्ट कर गए तो फ्लोटिंग वाला, जिन 4 एसेट्स को आपने गिरवी रखवाया है वो किसी एक को ही बेच के उसमें से पैसे पूरे कर लेंगे, तो वो फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसने कहा जी डिबेंचर या लोन नोट्स की क्या टाइप्स हैं, डिबेंचर या लोन नोट्स की क्या टाइप्स हैं। तो पहली टाइप है डीप डिस्काउंट। डीप डिस्काउंट डिबेंचर का मतलब होता है ऐसा डिबेंचर जब वो इशू किया जाता है तो पार वैल्यू से काफी नीचे इशू किया जाता है। किस पे इशू किया जाता है, लेस देन पार वैल्यू। और रिडम्पशन के वक्त ज्यादा पैसे कई दफा कंपनी दे देती है। यानी कंपनी ने जब पैसे लिए तो कंपनी ने 90 रुपए पर इशू किया, वापस करते हुए कंपनी ने कितने पैसे वापस करने हैं रिडम्पशन पर? तो ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है ये कहां से कंपनी ने देना है, अपनी पॉकेट से।
एक डिबेंचर पर ये जो 20 रुपए कंपनी ज्यादा दे रही है, ये अपनी पॉकेट से दे रही है, लेकिन वो कमा के दे रही होती है, डिबेंचर होल्डर के पैसे यूज कर रही होती है। और एक्स्ट्रा पैसे कब देने हैं? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। ये नहीं मैं कह रहा कि सूद नहीं देना, इंटरेस्ट इसके अलावा होगा, लेकिन इंटरेस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा क्या होगा, कम होगा। समझ आ रही है? ऐसे डिबेंचर जो कंपनी इशू करे और डिस्काउंट पे इशू करे, उनको बोलते हैं डीप डिस्काउंट। उसके बाद जीरो कूपन। जीरो कूपन का मतलब होता है ऐसे डिबेंचर जिसपे कंपनी ने कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, 0% इंटरेस्ट है इस पे। इसमें भी यही होता है कि कंपनी डिबेंचर को जब वापस करती है तब पैसे ज्यादा देती है, लेकिन रेगुलर इंटरेस्ट कंपनी ने पे नहीं करना होता। तो डीप डिस्काउंट ही है ये भी, लेकिन वो डीप डिस्काउंट में इशू करते हुए कम पे किया जाता है और उसमें इंटरेस्ट है। इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो है और इशू करते हुए डिस्काउंट पे इशू करना जरूरी नहीं है। पार पे इशू करके भी प्रीमियम पे रिडम्पशन की जा सकती है, यानी 100 पे इशू किया जाए, वापसी पर 120 दे दिए जाए और इंटरेस्ट जीरो दिया जाए। ऐसे डिबेंचर को क्या कहा जाता है? जीरो कूपन। जीरो कूपन मींस कंपनी विल नॉट पे रेगुलर इंटरेस्ट। इसका क्या फायदा होता है जी कंपनी को और इन्वेस्टर को? तो वो कहता है कंपनी को फायदा ये होता है कि कंपनी को किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती रेगुलर इंटरेस्ट। कब पैसे वापस करने हैं? तो अगर रिडम्पशन 5 साल बाद है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा कितने साल यूज कर रही होगी, और वो 5 सालों में अपनी जेब से वापस नहीं करने, ज्यादा वो 5 साल में उससे ज्यादा पैसे क्या कर चुकी होती है, कमा चुकी होती है कंपनी। समझ आ रही है? तो कंपनी को ये फायदा है कि रेगुलर कंपनी को पैसे की कॉस्ट पे नहीं करनी, वन ऑफ देनी, और वो भी रिडम्पशन के वक्त। तब तक पैसे की वैल्यू पे भी इफेक्ट आ चुका होगा इन्वेस्टर को। अच्छा, दूसरा इसका क्या फायदा है कंपनी को जी? कंपनी को इशू करते हुए ही पता होता है कि रिडम्पशन पर हमने क्या पे करना है, तो कंपनी अपने कैश फ्लोस को इस तरह प्लान कर लेती है कि रिडम्पशन के वक्त वो पेमेंट आसानी से कर सके और कमा के दे सके आराम से। तो कंपनी को इशू के वक्त पता होता है हमने एक्स्ट्रा क्या देना है, तो कंपनी कैश फ्लोस की प्लानिंग बेहतर करती है, अपने फंड्स को बेहतर तरीके से प्लान कर सकती है और मेच्योरिटी पे रिडम्पशन करती है। इन्वेस्टर को क्या फायदा? उसको तो इंटरेस्ट ही कोई नहीं मिल रहा, तो वो कहता है जी इन्वेस्टर को फायदा ये होता है कि इन्वेस्टर को कम प्राइस पे मिलने से उसका रिटर्न बढ़ जाता है, यील्ड ज्यादा होता है। दूसरा, वो अपना टैक्स पोजीशन को सेव कर सकता है, रेगुलर टैक्स बचा सकता है। बास ममालिक में ना रेगुलर इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स ज्यादा है। किस पे टैक्स ज्यादा है? इंटरेस्ट इनकम पे। कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कम है। जब मेच्योरिटी पे पैसे मिलते हैं ना, उसको कैपिटल गेन कहते हैं। मसलन अब पाकिस्तान के हालात का तो नहीं मैं कुछ कह रहा, लेकिन वैसे बता देता हूँ, ये सारा एसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। यूके में जो है ना, कैपिटल गेन्स पे टैक्स रेट है 18%, और इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स रेट जो है वो 40% तक जाता है। कितने परसेंट तक जाता है टैक्स? अगर आपकी बाकी इनकम ज्यादा ना, तो इंटरेस्ट इनकम पे 40% टैक्स पड़ेगा आपको यूके में। अब वहां के ममालिक में कोई भी इन्वेस्टर जिसकी अदर इनकम ज्यादा है, वो तो चाहेगा मुझे इंटरेस्ट ना मिले, मुझे कैपिटल गेन मिले, क्योंकि कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स है वो देना भी एक दफा है और देना भी कम है। तो जिन ममालिक में इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स रेट ज्यादा होता है और कैपिटल गेन पे टैक्स कम होता है, उन ममालिक में इन्वेस्टर खुद चाहता है कि कंपनी मुझे जीरो कूपन बॉन्ड इशू करे, ताकि कंपनी से मुझे जो इनकम मिले वो रेगुलर हर साल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ही पैसे बस मिल जाए, बस ठीक है, एक ही दफा मिलेंगे, लमसम मिलेंगे, और मुझे जो इन कमाई पे टैक्स देना पड़ेगा वो एक ही दफा देना पड़ेगा, और देना भी कम रेट से पड़ेगा। समझ आ रही है बात आपको? जिन ममालिक में कौन सी इनकम पे टैक्स रेट ज्यादा है और किस पे कम है, तो रिडम्पशन पे मिलने वाले पैसों को कैपिटल गेन कहते हैं, उस पर कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है। तो अगर ममालिक में कैपिटल गेन का टैक्स रेट और इंटरेस्ट इनकम का टैक्स रेट सेम होना, वहां ये फ्लॉप हो जाते हैं। उन ममालिक में ये जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड को इशू नहीं किया जाता। आगे चले। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होते हैं? ये ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनके लिए इन्वेस्टर को ये चॉइस दी जाती है कि या तो तुम मेच्योरिटी डेट पे पैसे ले लो या कंपनी से क्या ले लो,
ये चॉइस कंपनी के पास नहीं होती, किसके पास होती है? और ये जरूरी नहीं कि मैच्योरिटी डेट पे ही हो, मैच्योरिटी से पहले भी ये चॉइस वो एक्सरसाइज कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के कंपनी ने क्या ऑफर दिया उसको। तो ऐसे डिबेंचर जो एक वक्त में लोन है लेकिन बाद में वो शेयर्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऐसे हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट्स को कन्वर्टेबल हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों की खूबियां हैं। तो वो कहता है ये कैश में भी रिडीम हो सकता है और शेयर्स में भी क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया है कि कंपनी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करेगी, पैसा ले लेगी, पैसा लेने के बाद रेगुलर उस पर क्या देती रहेगी, इंटरेस्ट। ड्यू डेट पर मिसाल के तौर पर इन्वेस्टर ये कंपैरिजन करेगा कि मुझे कैश लेना चाहिए कंपनी से या मुझे क्या लेने चाहिए, तो वो दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा, रिडम्पशन वैल्यू को, किसको कंपेयर करेगा, रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू का मतलब कैश, और दूसरे को कहते हैं कन्वर्जन वैल्यू। दूसरी कौन सी वैल्यू होती है, कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब होता है उसको कितनी मार्केट वैल्यू के शेयर्स मिल रहे हैं, एक डिबेंचर जितने शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है वो शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, अगर मैं आज बेचूं कितने के बिकेंगे। तो वो दो चीजों को कंपेयर करता है, शेयर्स की मार्केट वैल्यू और कैश, दोनों में से जो ज्यादा फायदेमंद होता है उसके लिए इन्वेस्टर उस ऑप्शन की तरफ चला जाता है। ठीक, ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होते हैं मोस्टली, लेकिन दूसरे में हो सकते हैं, गलत नहीं है। मसलन ये कंपनी की मर्जी है कि वो कन्वर्टेबल को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करवाना चाह रही है या किस में, प्रेफरेंस में। लेकिन प्रेफरेंस में होंगे तो वोटिंग राइट नहीं होगा कल को उनके पास, लेकिन अगर ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर तो वोटिंग राइट ज्यादातर ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होते हैं। जी बेटा, हाँ बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते, बेच सकते हैं, लेकिन वो क्यों बेचेंगे, उनको कंपनी से डिविडेंड मिलना है, बाकी उनकी मर्जी है वो रखें या बेच दें। अगर कंपनी ने ये पाबंदी लगाई हुई है, एम्प्लॉय नहीं है वो हमारे, कि आप अगले 4 साल तक नहीं बेच सकते, ऐसा नहीं होता, वो एम्प्लॉय के ऊपर होता है। टैक्स में पढ़ा हो शायद आपने कि एम्प्लॉय को कहा जाता है कि आप शेयर लेने के बाद इतना अर्सा तक बेचेंगे नहीं, लेकिन ये हमारे वो एम्प्लॉय थोड़ी है, ये तो हमारे क्रेडिटर है, ये चाहे कल बेच दे शेयर लेने के बाद, वो आजाद है। वो आपने टैक्स में शायद पढ़ा हो कि एम्प्लॉय के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि आप शेयर लेने के इतने अरसे तक बेचेंगे, रिस्ट्रिक्शन विद रिस्ट्रिक्शन, और ऐसी बात नहीं। अगर इनके साथ हमने विद रिस्ट्रिक्शन किया तो फिर इन्हें इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर करना पड़ जाना है, क्योंकि पैसा लेने वाला मजबूर होता है, देने वाला मजबूर, हमने उधार लिया हुआ है, हमें जरूरत है ना, उनको तो नहीं, वो तो इन्वेस्टर है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कर्जे के केस में जो कंपनी बोरोअर है उसका अपर हैंड नहीं है, लोअर हैंड है। अपर हैंड किसका है, पैसा देने वाले का। ठीक है, वो आपके जेहन में आ रहा होगा, टेक्स्ट में पढ़ा होगा आपने। अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बाकी सादे डिबेंचर या टीएफसी के मुकाबले में कम होता है। कंपैरेटिवली इंटरेस्ट रेट क्या होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि हमने उनको एक चॉइस दे दिया है कि या वापसी पे पैसे ले लो या वापसी पे कंपनी से क्या ले लो, शेयर्स। ये लिखा हुआ लोअर इंटरेस्ट रेट होता है। उसके बाद कन्वर्जन रेशो क्या होती है, ये टर्म्स पता होनी चाहिए हमें। कन्वर्जन रेशो किसे कहते हैं, जी किसी को पता हो कन्वर्जन रेशियो क्या होती है? कन्वर्जन रेशियो क्या होती है, एक डिबेंचर जब शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो तादाद कितनी होगी, कितनी शेयर्स की तादाद, उसको कहते हैं कन्वर्जन रेशियो। मिसाल के तौर पर कंपनी कहती है कि आप 5 साल बाद मेच्योरिटी डेट पर एक डिबेंचर के बदले कंपनी से 25 शेयर्स ले सकते हैं। वन डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू 25 ऑर्डिनरी शेयर, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जन रेशियो। क्या बोलेंगे इसको, वो समझ आ रही है कि एक बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है, ये मैं बता चुका हूं। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स रिसीव्ड अगेंस्ट डिबेंचर या बॉन्ड। बॉन्ड के कन्वर्ट होने पर जितनी शेयर्स की मार्केट वैल्यू के शेयर्स मिलेंगे, समझ आ रही है? मसलन एक बॉन्ड के बदले मुझे 25 शेयर्स मिलेंगे, उन 25 शेयर्स की मार्केट वैल्यू को अगर मैं काउंट करूं तो उसको क्या बोला जाता है,
कन्वर्जन वैल्यू। तो कन्वर्जन वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स रिसीव एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। ये टर्मिनोलॉजी आपको एमसीक्यूज के लिए बता रहे हैं। सर ये कन्वर्जन रेट एग्रीमेंट के तहत डिसाइड हो जाता है। जी बिल्कुल, जब इशू किए जाते हैं वो कंपनी देती है, ये कंपनी बताती है, मर्जी उनकी नहीं, इसमें उसकी मर्जी नहीं चलेगी डिबेंचर होल्डर की। कंपनी बताती है कि जब आपका ये डिबेंचर कन्वर्ट होगा ना तो इतने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। ये आपकी मर्जी है कि आप इतने शेयर्स ले लें या पैसे ले लें। क्या चीज? ओहो बेटा, एक बॉन्ड के बदले जितने शेयर्स देने हैं वो शेयर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कन्वर्जन प्राइस भी कहते हैं। रुपए में नहीं है, ये तादाद है। एक बॉन्ड कैंसिल होने की प्राइस क्या देनी पड़ेगी आपको? 20 शेयर्स कंपनी के देने पड़ रहे हैं, जिससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है। प्राइस का मतलब खाली पैसे नहीं होते, प्राइस का मतलब कॉस्ट भी हो सकती है। क्या नुकसान इदारे को फेस करना पड़ेगा, किस चीज को कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हैं, उसको भी प्राइस कहते हैं। तो कन्वर्जन प्राइस का मतलब यहाँ पे ये है कि एक डिबेंचर को कैंसिल करने की प्राइस इदारे को क्या पड़ रही है, 25 शेयर देने पड़ेंगे और उनके पैसे को नहीं मिलने, पैसे नहीं मिलने, पैसे ले चुके हैं पहले। आगे चले, ठीक है? नहीं समझ आई आपने? ये प्राइस का लफ्ज पढ़ के समझा रुपए है, रुपया नहीं है बाजी। आगे चले, कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है ये पता चल गया। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब टोटल मार्केट वैल्यू है। कन्वर्जन रेशियो का मतलब तादाद होती है कि एक डिबेंचर के कैंसल या कन्वर्ट होने पर कितने शेयर्स मिलेंगे और एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल शेयर्स की मार्केट वैल्यू को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है जी। उसके बाद ये एक रिलेशन है, जिस दिन लोन नोट इशू होता है, जिस दिन लोन नोट इशू होता है कन्वर्जन वैल्यू बहुत कम होती है। जिस दिन लोन नोट इशू होता है कन्वर्जन वैल्यू बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर आज कंपनी ने एक डिबेंचर इशू किया और उसकी मार्केट वैल्यू है 120 रुपए। क्या है उसकी मार्केट वैल्यू? इस कन्वर्टेबल डिबेंचर में जो ऑप्शन रखी है कंपनी ने, कि कंपनी कहती है आप इसको 20 शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने शेयर्स में? और एक शेयर इस वक्त 4 रुपए का स्टॉक मार्केट में, तो ये जो 20 शेयर्स की मार्केट वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? ये कन्वर्जन वैल्यू है। वक्त गुजरने के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ ये इतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ने क्या होना है? बढ़ना है, जिसपे 20 का इम्पैक्ट आएगा। ये 20 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, अगले दिन ये 4.5 हो जाए मार्केट प्राइस, तो पता है ये टोटल कितना आएगा? 90 मेरा ख्याल है। 4.5 को इंटू 20 करे 90। समझ आ रही है? तो मुस्तकबिल में कन्वर्जन वैल्यू ने बढ़ना होता है। मुस्तकबिल में कन्वर्जन वैल्यू ने क्या होना होता है? किसकी वजह से? शेयर्स की वजह से नहीं, मार्केट वैल्यू पर शेयर की वजह से, स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, यानी कन्वर्जन वैल्यू के बढ़ने की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। कंपनी ने डिबेंचर इशू करके पैसे 120 रुपए लिए आज, ये बराबर है मार्केट में। समझ आ रही है? तो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर ज्यादा होती है जिस दिन डिबेंचर इशू होता है। उसी डिबेंचर की कन्वर्जन वैल्यू देखी जाए, कन्वर्ट आज नहीं होना, वैसे निकाल रहे हैं, देखी जाए तो कन्वर्जन वैल्यू इशू डेट पे कम होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कन्वर्जन वैल्यू क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, और ये गैप कम होता जाता है। इनमें क्या होता जाता है? तो ये लिखा हुआ है नीचे, जैसे जैसे मेच्योरिटी डेट आती जाती है इशू के बाद वाली, कन्वर्जन वैल्यू कहता है इंक्रीज होती है, और मेच्योरिटी डेट तक कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द शेयर्स और बॉन्ड की मार्केट वैल्यू तकरीबन तकरीबन क्या होती है? बराबर पे आ जाती है। ये गैप इनके दरमियान जो है नहीं 40 रुपए का, ये 40 रुपए का गैप तकरीबन खत्म हो जाता है। समझ आ रही है? ये जीरो हो जाता है गैप। कितने का फर्क है? कितने का फर्क है? इस 40 का मतलब पता है क्या है? कि इन्वेस्टर ने 120 रुपए देकर बॉन्ड खरीदा है। कितने पैसे देकर? और उस बॉन्ड के साथ जो फायदा अटैच है आज के दिन, फायदा जो अटैच है शेयर्स की शक्ल में, वो 80 की वैल्यू का है। इसका मतलब है 80 का फायदा जो अटैच है
और उसकी जो प्राइस पे की है इन्वेस्टर ने वो 120 है, तो इन्वेस्टर ने 40 रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं। कितने पैसे एक्स्ट्रा पे किए? इस 40 रुपए को, डिफरेंस को बोलते हैं कन्वर्जन प्रीमियम। क्या कहते हैं इसको? और ये जो गैप है, ये कन्वर्जन प्रीमियम है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि ये वैल्यू ने बढ़ना है, और ये बढ़े तो अच्छा है। अगर ये गैप खत्म नहीं होगा ना, तो वो बॉन्ड इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। तो नीचे शायद लिखा हो कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है। पता चल गया कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है? मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो कि 120 है, माइनस कन्वर्जन वैल्यू। मार्केट प्राइस माइनस कन्वर्जन वैल्यू, कितना फर्क था? 40 रुपए का। तो ये टर्मिनोलॉजी सुन लें दोबारा, गुड़मुड़ कर देनी है आपने। कन्वर्जन रेशियो किसे कहते हैं? एक बॉन्ड के कन्वर्जन पर जितने शेयर्स इन्वेस्टर को मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन रेशियो। उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू को बोलते हैं कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द शेयर्स को मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड से कंपेयर किया जाता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कन्वर्जन वैल्यू से जितनी ऊपर होगी, ये जो गैप होगा, इस गैप को बोलेंगे कन्वर्जन प्रीमियम। और ये जो कन्वर्जन प्रीमियम का गैप है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है? मार्केट वैल्यू के गिरने की वजह से नहीं, एक्चुअली कन्वर्जन वैल्यू बढ़ रही होती है स्पीड से। ठीक है। और मेच्योरिटी डेट के करीब करीब तो ये बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। मेच्योरिटी डेट पे कन्वर्जन प्रीमियम 0 होता है। मेच्योरिटी डेट पे कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है? 0। क्या फायदे क्या नुकसान आता है जी कन्वर्टेबल बॉन्ड के? उसने कहा है इसके क्या फायदे और क्या नुकसान आते हैं। तो ये फायदे रटा उटा लगाने हैं आपने। अब आप समझ रहे होंगे कि ये तो कोई मसला नहीं, हालांकि ये आपको काफी कुछ याद करना है। तो ये याद करने वाला काम है जी। तो क्या फायदे हैं जी कन्वर्टेबल बॉन्ड के? सबसे पहला फायदा है सेल्फ लिक्विडिटी। क्या लिखा हुआ लफ्ज? जी बेटी बताएं। कन्वर्टेबल बॉन्ड, खातून जो ऐसे ऐसे कर रही हैं जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड इस तरह लाइबिलिटी है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? नहीं, चेंज होने से पहले पूछ रहा हूं बेटा। देना वैसे भी लोन है, करंट लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। अगर इसको कंपनी कैश में वापस कर दे तो एंट्री बताएं अकाउंटिंग में। शाबाश। कन्वर्टेबल बॉन्ड को कंपनी ने पैसे दे के वापस कर दिया, क्या एंट्री होगी? अकाउंटिंग नहीं आती जी। दिमाग नहीं चल रहा? तो फिर अब क्या करें फिर दिमाग चलाने के लिए? मैंने पूछा है कन्वर्टेबल बॉन्ड को अगर कंपनी वापस कर दे पैसों में तो क्या एंट्री होगी? आपको जगाने के लिए तो पूछ रहे हैं आपसे, आप सो रही हैं जी। मैं कल ही लगा जी। बताओ। बिल्कुल ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट, लाइबिलिटी कम होगी। तो एंट्री क्या बनेगी? कन्वर्टेबल बॉन्ड टू, अगर पैसे वापस दें और अगर शेयर्स दे दें। अब बताओ, शेयर्स दे दें उनको, क्या एंट्री होगी? हम्म। क्या? नखरे, नखरे। यानी बच्चे देखो, उस्ताद में मशवरा दे रहे किसी और को पूछ ले। भाई मेरा दिल चाह रहा है आपसे पूछने को, आप करे। हाँ बेटी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं क्यों किसी और से पूछूं? उसी तो कहना गार्ड को लो, पूछ लो जी। क्या आप हमारी क्लास का हिस्सा नहीं है? आप सुन ही नहीं रही थी ना, दोबारा सुन लो। कन्वर्टेबल बॉन्ड एक लोन है। इन्वेस्टर के पास चॉइस होती है कि वो कंपनी से पैसे ले ले या वो कंपनी से उसके बदले क्या ले ले। जब कंपनी उसको पैसे देगी तो उसकी एंट्री आप मुझे बता चुकी हैं। जब कंपनी कन्वर्टेबल बॉन्ड के बदले शेयर्स देगी उसकी एंट्री पूछी है बेटी मैंने। जब कंपनी उसको कन्वर्टेबल बॉन्ड डेबिट, शेयर्स, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, शेयर्स नहीं शेयर।
अब ये जो मैंने दूसरी एंट्री बताई है, बल्कि मैंने क्या बताई है, आपने बताई है, कन्वर्टेबल बॉन्ड टू, इसका मतलब है एक लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट से रिमूव हो जाएगी, लेकिन विदाउट मेकिंग द एनी कैश पेमेंट, विदाउट मेकिंग एनी, ऐसी लायबिलिटी जो खुद ही सेटल हो जाए विदाउट मेकिंग कैश पेमेंट, उसको कहते हैं सेल्फ लिक्विडेटिंग। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ लिक्विडेटिंग का मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ लिक्विड कैश आपकी वो लायबिलिटी पे हो गई। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड सेल्फ लिक्विडेटिंग होते हैं। समझ आ गई सेल्फ लिक्विडेटिंग का क्या मतलब है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे आगे रास्ता दिखा रहे हैं किसी और से पूछ ले। तो कन्वर्टेबल, लेकिन ये सेल्फ लिक्विडेटिंग तब होंगे जब बदले में वो आपसे पैसे लेने की बजाय क्या ले ले। अगर वो कहे नहीं हमने तो कैश ही लेना है कन्वर्टेबल बॉन्ड वाले, देन फिर वो सेल्फ लिक्विडेटिंग, ये लिखा हुआ है, कैश अगर वो ना ले हमसे। उसके बाद डिलेड इक्विटी है, कन्वर्टेबल बॉन्ड एक डिलेड इक्विटी है जिसकी वजह से आपकी ईपीएस में जो रिडक्शन है वो डिले हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर अब एक कंपनी है जिसको पैसों की जरूरत है बेटा, वो कंपनी ये भी नहीं चाहती कि हमारी ईपीएस गिरे। पैसे लेने के लिए अगर कंपनी शेयर इशू करेगी, आपको पता है ईपीएस का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ऊपर होता है, जो भी प्रॉफिट, जो भी बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, प्रॉफिट ऊपर, सादा सा प्रॉफिट ऊपर, नीचे होता है नंबर ऑफ। जब कंपनी नए शेयर इशू करती है तो प्रॉफिट एकदम नहीं बढ़ता, प्रॉफिट एकदम, लेकिन शेयर्स तो इमीडिएटली बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ईपीएस। अब एक कंपनी चाह रही है कि नहीं हमारी ना ईपीएस ना गिरे, पैसा भी आ जाए, और जब हम वो पैसा इस्तेमाल करके कमा लेना, हमारा प्रॉफिट बढ़े, तब हम क्या करें, इसको शेयर्स में किसी तरह से कन्वर्ट करें। तो वो कंपनी असल में अल्टीमेटली शेयर्स ही इशू करना चाह रही है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो जुगाड़ लगाती है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करो, बाद में शेयर्स में कन्वर्ट हो ही जाने हैं, जिससे हमारी ईपीएस में जो रिडक्शन अभी आनी थी ना वो अभी, और बाद में शायद आए ना, क्योंकि जो पैसा लिया होगा ना आपने, वो इस्तेमाल करने से आपके इदारे का प्रॉफिट 2-3 साल 4 सालों में क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। तो शायद बाद में जब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो तो ईपीएस में कमी आए, लेकिन उतनी सिग्निफिकेंट ना आए जितनी अभी आनी थी। इसको कहते हैं ईपीएस में जो फॉल है वो डिले हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। पता नहीं आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, ये बैकडोर पॉलिसी है। बैकडोर पॉलिसी कहते हैं हिडन पॉलिसी को। बैकडोर पॉलिसी किसे कहते हैं? हिडन पॉलिसी है। अब एक कंपनी को लगता है कि इस वक्त हमारे शेयर की प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल फारिग है, स्टॉक एक्सचेंज में हमारा शेयर बड़ी कम प्राइस पे जा रहा है, हमारा 10 रुपए वाला शेयर इस वक्त मार्केट में 12 रुपए पे आया हुआ है। इस वक्त अगर हम पैसा लेने के लिए शेयर इशू करेंगे तो हमें तादाद में शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि एक शेयर की प्राइस इस वक्त डिप्रेस है। तो कंपनी कहती है नहीं, प्राइसेस थोड़ी बढ़ जाने दो, नॉर्मलाइज हो जाने दो, तब तक के लिए हम कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हैं, और वो कन्वर्टेबल बाद में ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब तक प्राइस भी दोबारा रिकवर कर चुकी होगी और हमें तादाद में भी इतने ज्यादा शेयर्स इशू करने नहीं पड़ेंगे। तो कंपनी ने यहाँ पे भी जुगाड़ लगाया या हिडन पॉलिसी अपनाई है। पहली हिडन पॉलिसी जो मैं ऊपर बता कर आया हूँ वो ईपीएस को गिरने से बचाया आपने। इस वाली पॉलिसी में आप क्या, आपकी प्राइसेस कम थी तो आप नहीं चाह रहे थे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स इशू करें, आप चाह रहे हैं प्राइस जरा दोबारा ऊपर आए तब कन्वर्जन हो, तब हम कन्वर्ट कर लें शेयर्स में। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इसमें जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो टैक्स अलाउेबल है। ये तो हर डेट के लिए है, ये एडवांटेज तो यूनिवर्सल है, जिधर मर्जी फिट कर देना कि इंटरेस्ट ऑन डेट जो है वो टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस, और इससे आपका टैक्स लाइबिलिटी कम होगी। और एक ये है कि कॉस्ट ऑफ डेट जो होती है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से चीप है, ये भी यूनिवर्सल एडवांटेज है डेट का। मतलब जिधर मर्जी फिट कर दो, जिधर भूल रहे कोई समझ नहीं आ रही, दो एडवांटेज तो ये लिख सकते हैं, एक कि डेट की कॉस्ट एज कंपेयर टू इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। दूसरा, इंटरेस्ट एक्सपेंस टैक्स अलाउेबल है। तीसरा, नो कंट्रोल डाइल्यूशन, वोटिंग राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कम हर डेट में। हाँ, सिर्फ कन्वर्टेबल में होगा जब कल को कन्वर्टेबल शेयर्स में क्या होंगे,
कन्वर्ट, उससे पहले पहले, कन्वर्ट होने से पहले पहले कंट्रोल या वोटिंग राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डिस्टर्ब, ये भी यूनिवर्सल एडवांटेज है डेट का। आगे चले, कहता है क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स करनी पड़ती है तो कंपनी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आसान हो जाती है, अपने मुस्तकबिल को प्लान करना आसान हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो में कमी आती है। किसमें कमी आती है? जैसे ही कन्वर्जन टेक प्लेस हो जाएगा, यानी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई बता सकता है कैसे गेयरिंग कम होगी? हाँ, मिसाल के तौर पर कंपनी के 100 मिलियन के थे डेट, इनमें कन्वर्टेबल बॉन्ड और 300 मिलियन की इक्विटी थी, तो डेट इक्विटी का फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो 25% आपकी डेट इक्विटी है, 100/400 इंटू 100। जब आप इसमें से 50 मिलियन के कन्वर्टेबल को कन्वर्ट कर देंगे अगर, तो 50 मिलियन का डेट कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। अब जब आप निकालेंगे तो ये आपकी रेशियो गिर जाएगी 50/400। देखो चेक करो वो रेशियो, मेरा ख्याल है ये परसेंटेज गिरेगी, 25 से भी नीचे आ जाएगी। हाँ, ऊपर न्यूमरेटर जो कम हो गया। डेट गेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। और भी होता है, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो जब आपके डेट कन्वर्ट होंगे ना शेयर्स में, तो डेट कम हो जाएगा और इक्विटी बढ़ जाएगी, यानी न्यूमरेटर कम हो रहा है और उल्टा डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, डबल इम्पैक्ट आएगा देखना। तो कितना आता है? आधी रहेगी 5/3। मिसाल दे रहा हूँ, ये ज़ूम डाटा है। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड के कन्वर्ट होने से आपकी डेट इक्विटी रेशियो गिरती है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है? जैसे ही शेयर कन्वर्ट होंगे तो आपकी ईपीएस गिर सकती है। जैसे ही ये कन्वर्ट होगा तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल वोटिंग राइट गिर सकता है। हाँ जी, कन्वर्जन से पहले पहले क्योंकि गेयरिंग ज्यादा होती है, तो गेयरिंग ज्यादा होने की वजह से कंपनी का रिस्क भी ज्यादा नजर आता है। कन्वर्जन से पहले पहले, कन्वर्जन के बाद नहीं। कुछ पूछना सवाल आपने? जी, कौन? कंपनी? जरूरी नहीं होता, लेकिन कंपनी वैसे बता देती है कि हमें पैसा चाहिए और इसके लिए हम कन्वर्टेबल बॉन्ड पे जा रहे हैं, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी डेट के लिए मैनेजमेंट आजाद है। वही होगी जो स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट वैल्यू है, उसकी बेस पे। आज जो स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जिस दिन कन्वर्ट हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई अलहदा प्राइस नहीं होगी। ठीक है, आगे चले। कहता है जी कन्वर्टेबल बॉन्ड के फायदे क्या होते हैं इन्वेस्टर को? फायदे ये होते हैं कि उसको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, प्लस उसको एक लॉन्ग रन में फायदा ये मिलता है कि कंपनी से पैसे ले मिलने की बजाय शायद ज्यादा वैल्यू के क्या मिल जाते हैं, शेयर्स मिल जाते हैं, जिससे उसको फायदा वहां पे भी होता है, गेन होता है। उसके अलावा वो कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ने के साथ साथ वो भी ज्यादा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है डिविडेंड के जरिए, जब तक कन्वर्टेबल बॉन्ड होल्डर इंटरेस्ट लेगा। जैसे ही शेयर्स में कन्वर्ट करवाएगा तो वो कंपनी के प्रॉफिट्स में डिविडेंड के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके अलावा कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकता है और इवेल्युएट करके देखेगा कि मुझे कन्वर्जन करना चाहिए कि नहीं, पाबंदी नहीं है उसके लिए। अगर उसको लगता है कि ये कंपनी के तो प्रॉफिट ही अच्छे नहीं जा रहे, मैं कन्वर्जन कर भी लूं तो मुझे क्या मिलेगा इस कंपनी से, वो कहता है नहीं पाइन, ओके अल्लाह हाफिज, पैसे ही दे दे, मैंने मुझे शेयर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्टर के पास ये चॉइस होती है कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के बाद फैसला करे कि मुझे कन्वर्जन करवाना है या मुझे क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि कंपनी के लिए फ्यूचर डिविडेंड की जो कमिटमेंट होती है, फ्यूचर की डिविडेंड पेमेंट, वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। मसलन कंपनी के कन्वर्टेबल बॉन्ड है तो कंपनी ने इंटरेस्ट देना है, जैसे ही कंपनी उसको शेयर्स में कन्वर्ट करने की ऑप्शन देती है उन्हें, और वो कर भी लेते हैं शेयर्स में, तो कंपनी को जहां पहले 2 लाख शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ा था, अब कंपनी को 3 या 4 लाख शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ेगा। तो कंपनी की फ्यूचर डिविडेंड की जो पेमेंट है, वो अमाउंट वो क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। बस। नेक्स्ट, लोन नोट्स विद वारंट्स।
ये हम पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म डेट्स। मैंने कहा था लॉन्ग टर्म डेट्स में दो तरह के डेट्स होते हैं, डिबेंचर्स और बैंक लोन। हमने डिबेंचर की डेफिनेशन पढ़ी, हमने डिबेंचर या बॉन्ड्स की फीचर पढ़ी, उसके बाद अब टाइप्स पढ़े। टाइप्स हमने पढ़ा जीरो कूपन, टाइप में पढ़ा डीप डिस्काउंट, टाइप में तीसरी पढ़ी कन्वर्टेबल बॉन्ड, चौथा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, लोन नोट्स विद वारंट। वारंट कहते हैं राइट को, वारंट किसे कहते हैं, राइट को, राइट ऑफ समथिंग। राइट ऑफ समथिंग, ये सुना है कभी आपने, लोन नोट्स विद वारंट्स? नहीं, अच्छी बात है, नहीं सुना। जब भी किसी कंपनी को किस्तों में पैसों की जरूरत होती है, किस्तों में मतलब इंस्टॉलमेंट्स में पैसों की जरूरत है, सारे पैसे अभी, थोड़े पैसे अभी चाहिए और थोड़े पैसे बाद में चाहिए, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो कंपनी क्या करती है, लोन नोट्स यानी डिबेंचर इशू करती है, पैसे ले लेती है और साथ एक कागज का टुकड़ा भी इशू करती है जिसको वारंट कहते हैं। कंपनी लोन नोट इशू करती है और लोन के तौर पे पैसा ले लेती है और वो पैसा इस्तेमाल करती रहती है, उस पैसे के बदले क्या देती रहती है, इंटरेस्ट। लेकिन जिस दिन लोन नोट इशू किया होता है उसी दिन एक साथ वारंट इशू किया जाता है। वो वारंट इन्वेस्टर को राइट देता है कि कंपनी से 2 साल बाद या 3 साल बाद और पैसे देकर मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे आप शेयर्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कंपनी से, जैसे राइट शेयर्स नहीं होते, सुना हो शायद आपने। तो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को आज एक लेटर देती है कि ये लेटर आप रखें, ये लेटर 2 साल बाद एक्टिव होगा। 2 साल बाद आप इस लेटर के बदले कंपनी से मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे पैसे ले, शेयर ले सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं मिलने, आपको हमें इसके बदले क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। आप खरीदना चाहें तो खरीद लें, आप ये लेटर किसी को बेचना चाहें तो वारंट इज सेलेबल, आप दे दें, वो ले लेगा हमसे। समझ आ रही है बात। कंपनी को फायदा ये होता है कि पहली किस्त जो इकट्ठी की थी वो लोन के तौर पे थी, दूसरी दफा जब पैसे आ रहे हैं तो वो एज अ कैपिटल आ रहे हैं। इज इट क्लियर। डिबेंचर पे, लोन नोट पे कंपनी इंटरेस्ट देती रहेगी, वारंट के ऊपर कुछ नहीं देना अनलेस अनटिल, जब तक वारंट इसमें वो नहीं होगा, लोग वारंट को एक्सरसाइज करके कंपनी से शेयर्स नहीं ले लेते। जैसे ही वो शेयर्स लेंगे तो उनका डिविडेंड का राइट भी क्रिएट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है। बच्चे कन्वर्टेबल को और इसको मिक्स करते हैं। कन्वर्टेबल में ना, कन्वर्टेबल खत्म होके शेयर्स में कन्वर्ट होता है, इसमें कन्वर्टेबल की तरह खत्म नहीं होना, लोन नोट्स ने अलहदा रहना है और वारंट के तहत शेयर्स खरीदने का राइट अलहदा है। लोग दोनों इन्वेस्टर बनते हैं, एट अ टाइम वो कंपनी का ऑनर भी होता है इन्वेस्टर, और एट अ टाइम वो कंपनी का क्रेडिटर भी होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको। किसको समझ नहीं आई, क्या है ये लोन नोट्स विद वारंट्स, ऐसे डिबेंचर जो इशू किए जाएं विद द राइट टू बाय द शेयर्स इन फ्यूचर, ऐसे डिबेंचर को कहते हैं लोन नोट्स विद वारंट्स। जी वो होनी है, हाँ, लोन नोट से अपनी ड्यू डेट पे रिडीम होना है। वारंट से आप शेयर्स खरीदें, वो शेयर्स रिडीम नहीं होते। हाँ, या बेच दें, नहीं जाया क्यों होगा, आप यूज भी करें ना, आप शेयर्स खरीद लें, 3 ऑप्शन है आपके पास, वारंट को जाया कर दें, वारंट किसी और को बेच लें, या वारंट के तहत खुद शेयर्स ले लें सस्ते। तुझी क्यों नहीं ले रहे, आपको वारंट ऑफर हुआ है ना। जी जी, वारंट पे इन्वेस्टर पैसा देता है कंपनी को और फिर लेता है शेयर्स। अगर मुफ्त लेना चाहेगा तो नहीं मिलेंगे, वारंट के तहत शेयर्स मुफ्त नहीं मिलते। ठीक है, सब्सिडाइज शेयर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स नहीं है। तभी तो मैंने कहा कंपनी किस्तों में पैसे इकट्ठे कर रही है, पहली किस्त डिबेंचर इशू करके ली है, तो दूसरी किस्त वारंट के जरिए शेयर्स इशू करके ली है। और कंपनी ने क्या कहा होता है वारंट में, कि आपकी एक शेयर के बदले आपको, एक बॉन्ड के बदले इतने शेयर लेने का राइट बनता है आपका, और शेयर मार्केट प्राइस है 20% डिस्काउंट पे आप हमसे ले सकते हैं। उस दिन जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी उसके 20% कम प्राइस दे के
लेना चाहे तो ले ले इन्वेस्टर, नहीं लेना तो ना ले। चॉइस कंपनी के पास नहीं है, चॉइस किसके पास है? इन्वेस्टर के पास है, जो ऑलरेडी कंपनी का बॉन्ड होल्डर है। समझ आ रही है दुनिया में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और आपके इलम में क्या क्या है? सादा एक डिबेंचर। तो जो हमारी फील्ड है, आल्दो ये इस्तेमाल कम होती, पाकिस्तान में तो बिल्कुल एक भी चीज इस्तेमाल नहीं होती, ना डीप डिस्काउंट। फिर बच्चे पूछते हैं पढ़ा के रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस। आई कैप आपको अवेयरनेस दे रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। ना पाकिस्तान में डीप डिस्काउंट है, ना पाकिस्तान में जीरो कूपन है, पाकिस्तान में कन्वर्टेबल है, सिर्फ कन्वर्टेबल है, ये सादे डिबेंचर्स हैं। ये भी नहीं है, लोन नोट्स विद वारंट्स वाली भी गेम नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि कंपनी लॉ में पाबंदी है, सब कुछ आजादी है, इजाजत है, लेकिन इन्वेस्टर इतना वेल अवेयर नहीं है। इन्वेस्टर समझता है हमारे से कोई धोखा ना हो जाए, तो कंपनीज फिर इन इंस्ट्रूमेंट्स का जो सोफिस्टिकेटेड है, ये जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, कंपनी फिर वो जरा इशू करने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि पता नहीं लोग ले ही ना, बेड़ा गर्क ना हो जाए, हमारी प्लानिंग ही सारी आउट ना हो जाए। इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना होना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये जितने भी डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग के तरीके हैं, कंपनी हट जाती है, वो कहते हैं सीधा सीधा कर्जा लो बैंक तो, या सादे डिबेंचर इशू करो, बस बाकी फनकारियां लाने की लोड़ कोई नहीं। ठीक है, समझ आती है बात। नेक्स्ट आखिरी है यूरो बॉन्ड्स। जी आप जा सकते हैं, मैंने आपको कहा हमारा तो अभी स्टेशन ही नहीं आया बस। नेक्स्ट है यूरो बॉन्ड्स। यूरो बॉन्ड एक ऐसे बॉन्ड होते हैं जो जिस कंट्री में इशू किए जाते हैं वहां की लोकल करेंसी में नहीं होंगे, अदर देन लोकल करेंसी, जिस मर्जी करेंसी में इशू किए जाए उनको कहा जाता है यूरो बॉन्ड्स। जिस कंट्री में इशू किए जाएंगे लोन लेने के लिए वो उस कंट्री की होम करेंसी में, मसलन यूके में बैठ के, एक कंपनी है जो यूके में इशू कर रही है बॉन्ड, और पैसे जो इकट्ठे कर रही है वो यूके पाउंड नहीं इकट्ठी कर रही, वो बॉन्ड इशू करके यूएस डॉलर इकट्ठे कर रही है। ऐसे बॉन्ड को जो यूके में इशू किया जा रहा है और किया जा रहा है इन यूएस डॉलर, ऐसे बॉन्ड को कहा जाएगा यूरो बॉन्ड। और अगर यूके में बैठ यूएसए में बैठ के यूके पाउंड के बॉन्ड इशू किए जाएं तो वो कौन से हैं? वो भी यूरो बॉन्ड है। तो पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी यूएसए में बॉन्ड इशू करती है और डॉलर में इशू करती है, ऐसे बॉन्ड को यूरो बॉन्ड नहीं कहते, इसको फॉरेन बॉन्ड कहेंगे। पाकिस्तानी कंपनी यूके में बॉन्ड इशू करती है और पाउंड में करती है, ये भी फॉरेन बॉन्ड है। यूरो बॉन्ड क्या होगा? पाकिस्तानी कंपनी है वो यूएसए में बॉन्ड इशू कर रही है बट इन टर्म्स ऑफ पाउंड, या यूके में बॉन्ड इशू किया जा रहा है बट इन टर्म्स ऑफ डॉलर में डिनोमिनेटेड है। नहीं समझ आई? तीन ममालिक इन्वॉल्व हो गए। पाकिस्तानी कंपनी, पाकिस्तान में बॉन्ड इशू नहीं हो रहा, पाकिस्तानी कंपनी यूके में बॉन्ड इशू कर रही है। तो आपके दिमाग तो आएगा यूके में कर रही है तो किस करेंसी में करे? यूके पाउंड में। लेकिन कंपनी यूके पाउंड में करने की बजाय अदर देन कोई भी यूके पाउंड के अलावा किसी भी डॉलर में कर देती है, ये यूरो बॉन्ड है। बॉन्ड यूके में इशू हो रहा है बट नॉट इन यूके पाउंड करेंसी, वो इशू हो रहा है डॉलर में, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं यूरो बॉन्ड। इसी तरह यूएस से में एक बॉन्ड इशू किया जा रहा है और वो किया जा रहा है पाउंड में, ऐसे बॉन्ड को क्या कहा जाएगा? यूरो बॉन्ड। एक बॉन्ड यूएसए में इशू हो रहा है जापानीज येन करेंसी में, जापानीज येन जापान की करेंसी है, तो जापानीज येन में एक बॉन्ड इशू हो रहा है, कहां इशू हो रहा है? यूएसए में या यूके में भी हो, ये यूरो बॉन्ड है। यानी जिस मुल्क में इशू हो रहा है उस मुल्क की होम करेंसी में किसी और मुल्क की करेंसी में है, उस मुल्क की करेंसी में नहीं है। अगर उस मुल्क की करेंसी में इशू होगा ना तो उसको फॉरेन बॉन्ड कह देंगे, इंटरनेशनल बॉन्ड, फॉरेन बॉन्ड। तो यहाँ लिखा हुआ है यूरो बॉन्ड क्या है? ये उस करेंसी में डिनोमिनेटेड होगा जो उस कंट्री की नेटिव या होम करेंसी ना हो। जी यूएसए वाली कंपनी भी यूएसए में बॉन्ड इशू कर सकती है। क्या चीज?
कहाँ की कंपनी है, कहाँ बॉन्ड इशू कर रही है, ये लोकल बॉन्ड है, इसे लोकल, क्योंकि यूएस की कंपनी यूएसए में बॉन्ड इशू कर रही है। हाँ यूके में कर दे जाके, जिस मर्जी करेंसी में करे अदर देन पाउंड, देन वो है यूरो बॉन्ड। ठीक है, यूएसए की कंपनी ने बाहर जाना है मुल्क में, अपने मुल्क में नहीं, बाहर के मुल्कों में। यानी आप ये समझे, अपने मुल्क में इशू करने की बजाय किसी और मुल्क में इशू करना है, जिस मुल्क में इशू करना है उसकी भी करेंसी में ना हो। नहीं समझ आ रही, अब हम के ऊपर से जा रही है बातें मेरा ख्याल है हाई लेवल की हो गई हैं। चलो समझ आ ही जाएंगी आपको। यहाँ क्या लिखा हुआ है, a euro dollar bond can be issued anywhere outside the यूरो डॉलर। यूरो का मतलब ये यूरो एक करेंसी भी है, ये यूरो वो यूरो वाला यूरो नहीं है। यहाँ यूरो से मुराद यूरोपियन है, यूरोपियन किसी रिसर्चर ने इसका नाम रखा था यूरो बॉन्ड। तो यूरो डॉलर बॉन्ड का मतलब ये एक ऐसा बॉन्ड है जो यूएसए के अलावा दुनिया में कहीं भी इशू हो सकता है डॉलर में। यूरो स्टर्लिंग बॉन्ड ये यूके के अलावा दुनिया में कहीं पे भी इशू हो सकता है। समझ आ गई है? यूरो स्टर्लिंग ये सिर्फ कहाँ इशू नहीं होगा, यूके के अलावा कहीं पे भी इशू होगा तो वो यूरो बॉन्ड ही कहलाएगा, यूरो स्टर्लिंग बॉन्ड। बाकी ये बैंक लोन आपने खुद पढ़ना है, बैंक लोन का और लोन नोट्स का फर्क क्या है, ये रह गया है, बस टाइम खत्म हो गया है। तो बैंक लोन और लोन नोट्स में क्या फर्क होता है, तो ये आपने कल पढ़ के आना है सारा। कल न्यूमेरिकल है, आज थ्योरी पढ़ानी थी मैंने सारी। मनी मार्केट, ओके अल्लाह हाफिज, जाओ रट्टा रुटा लगा लीजिएगा जो लगाना हो। मेन आपने वैसे एडवांटेजेस को लगाना है रट्टा, बाकी ये टर्मिनोलॉजी समझ आनी चाहिए। ओके अल्लाह हाफिज। कल पूछ सकते हैं आप कोई भी बात समझ ना आई हो।